software development model, rapid application development model. So today will continue with the other models that are used for uh, developing software projects. So the next model is dynamic system development model. So the dynamic system development model is the software model which is used for, which is inspired from rapid application development methodology. अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी देखा था. ठीक है, सभी को दिख रहा है ये स्लाइड? यस सर. ओके, थैंक यू. तो last class में we had seen about rapid application development methodology, where we had seen that when we have a huge team and we have huge human resource and we have sufficient hardware and software resources, then we can adopt the rapid application development methodology. But here in rapid application development methodology, uh, although the production is very fast, but the requirements cannot change. रिक्वायरमेंट्स को फिक्स करना पड़ता है, तभी जाके आप रैड मॉडल को फॉलो कर सकते हैं. तो डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल क्या करता है, रैड मॉडल का जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट है जिसमें वो थोड़ा रिजिड हो जाता है व्हेन इट कम्स टू रिक्वायरमेंट्स, चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स, उसको अडॉप्ट करने के लिए डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं. सो अगर क्वालिटी इंप्रूव करना है या चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर हमको आगे बढ़ना है, तो वी नीड एन इटरेटिव पॉलिसी. इटरेटिव मतलब रिपीटेटिव पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पॉइंट में आके अगर ऐसा लगे कि अभी सॉफ्टवेयर में चेंजेस की ज़रूरत है क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट थोड़ा चेंज हो गया है, तो देयर हैज़ टू बी एन इटरेशन. जो आप काम कर रहे थे उस काम को थोड़ा सा चेंज करके आपको नया काम करना पड़ेगा, या मॉडिफाइड वर्क वी हैव टू डू. फॉर दैट वी नीड एन इटरेशन, मतलब रिपीटिशन करना पड़ेगा ऑफ सर्टेन फेजेस विच इंक्लूड्स डिजाइन फेज एंड कोडिंग फेज. तो इटरेटिव पॉलिसी यूज करना है. तो डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल जो है इटरेटिव पॉलिसी यूज करता है, एज वेल एज इट अडॉप्ट्स एन इंक्रीमेंटल अप्रोच. इंक्रीमेंटल मॉडल में आपने देखा था, जिसको एजाइल मॉडल हम बोलते हैं, उसमें वी हैड सीन दैट द प्रोडक्ट improves itself through the phases of development through increments. तो पहला इंक्रीमेंट बनता है जहाँ पे the customer gets a set of functionalities. Second increment बनता है when some additional set of functionalities are provided to the product. Third increment बनेगा तो again some additional functionalities are provided. इस तरीके से जो है full fledged products बनते जाते हैं और increments में बनते हैं. तो ये दोनों अप्रोच को कंबाइन करके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हाईएस्ट ऑर्डर में रखते हुए डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल, जिसको DSDM कहते हैं, उसको डेवलप किया गया. सो द गोल क्या रहेगा? द गोल इज टू डिलीवर द सॉफ्टवेयर सिस्टम इन टाइम, विद इन द एस्टिमेटेड टाइम, विद इन द बजट. टाइम और बजट एक बहुत अहम मुद्दा होता है, बिकॉज इफ टाइम इंक्रीजेस बजट इंक्रीजेस, इफ टाइम रिड्यूसेस बजट ऑल्सो रिड्यूसेस. So if the budget is reducing, that means the profitability is improving. If the budget is increasing, that means the profitability is decreasing. So DSDM मॉडल में हम क्या करते हैं कि टाइम और बजट इन दोनों को मैनेज करते हैं डायनेमिकली थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस. और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी हमको अचीव करना है. फॉर दैट यूजर इन्वॉल्वमेंट, जिसको कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं, वो मेन की बनता है. तो जितने भी फेजेस अभी हम देखेंगे, कुछ फेजेस इसमें रहते हैं. तो एट एवरी फेज ऑफ डेवलपमेंट इन DSDM द कस्टमर इंटरैक्शन इज नेसेसरी. सो द कस्टमर हैज टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट. एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सभी में कस्टमर इन्वॉल्वमेंट को बहुत एक्टिव रखा गया है.
डीएसडीएम मॉडल में कस्टमर रिक्वायरमेंट इन्वॉल्वमेंट को बहुत ही जो है प्रोमिनेंट रखा गया है. द रीजन बिहाइंड इज सिंपल, दैट द कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड एट ईच एंड एवरी फेज ऑफ डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीमेंटल और इटरेटिव मैनर में होता है. सो कस्टमर फीडबैक जो है वो भी बहुत एक्टिवली हमको मिलता है. So that is very effective in resolving the customer problems in a very effective way, and customer satisfaction भी बहुत high level तक हमको achieve करने को मिलता है. ठीक, तो all the phases which are there in DSDM, they are reversible in nature. रिवर्सिबल का मतलब ये हो गया कि रिपीटेटिव, मतलब एंटायरली आप जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके आप चाहें तो पूरे प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं. सो काफी फ्लेक्सिबल होता है. लेकिन एक चीज इसमें रहती है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूज प्रोजेक्ट्स और वेरी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स आर वेरी टाइम टेकिंग. उसमें अगर ये मेथोडोलॉजी यूज करेंगे तो इट विल एक्सीड ऑल द टाइम बाउंड्स एंड बजटरी प्रॉब्लम्स. इट विल क्रिएट बजटरी प्रॉब्लम्स. सो ये मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है. ठीक, तो इसमें रिफाइनमेंट करने का बहुत ज्यादा स्कोप रहता है. लेट अस सी सम फेजेस व्हिच आर देयर इन डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल. तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा. सबसे पहला जो फेज है वो है स्टडी. ठीक, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें पे स्टडी लिखा हुआ है. स्टडी फेज में क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस स्टडी कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें जो एक्टिविटी दिया हुआ है. सो पहला एक्टिविटी जो है या फेज है स्टडी, and two activities are performed which is one is feasibility study and second is business study. So what is feasibility study? Feasibility study is the study of understanding how feasible the production is going to be. Feasible in the sense कि वो कितना हद तक हमारा कैपेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हम कितने हद तक उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, कितना फिजिबल है वो प्रोजेक्ट हमारे लिए. और फिजिबिलिटी सिर्फ करने, मतलब प्रोजेक्ट को करना ही एक फिजिबिलिटी स्टडी में नहीं आता है. प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वो फिजिबल है कि नहीं, प्रोजेक्ट में जो ह्यूमन रिसोर्स यूज होने वाला है वो फिजिबल है कि नहीं, प्रोजेक्ट में जो मनी इन्वेस्ट होने वाला है वो उसकी फिजिबिलिटी भी स्टडी की जाती है. तो बहुत सारी फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है. द मेन इंटेंशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी is to understand whether we should go on with the project or we should drop the project. If the output of feasibility study is positive, that is our project is feasible enough at a particular stage. अब ये क्या हो रहा है, देखिए ये इटरेटिव है, इसका मतलब ये स्टडी वाला पार्ट आप बार बार करेंगे. तो जब भी आप स्टडी वाले पार्ट में आएंगे, स्टडी वाले फेज में आएंगे, if the feasibility study says that it is feasible to go further, so then we will move on to the project development. नहीं तो उसी पॉइंट पे स्टॉप करना पड़ता है. सेकेंड आता है बिजनेस स्टडी. बिजनेस स्टडी का मतलब क्या है, द मेन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट जब बनेगा उसका बिजनेस एक्टिविटी क्या है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है वो कमर्शियल बनता है. तो इट हैज सम बिजनेस एक्टिविटी, इट हैज सम बिजनेस इंटेंशंस. सो इन बिजनेस स्टडी व्हाट वी अंडरस्टैंड इज वेदर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो अभी हम करने वाले हैं, जिस अभी स्टेज में जहां पे अपन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, इसके फर्दर अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो क्या वो बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूटिंग रहेगा कि एक वेस्टेज बन जाएगा. अगर वो कंट्रीब्यूटिंग रहेगा, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसी जगह पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को खत्म कर दिया जाएगा. सो स्टडी वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी एंड बिजनेस स्टडी किया जाता है. इफ द आउटपुट ऑफ बोथ दी स्टडीज इज पॉजिटिव, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, that is functional model iteration. Functional model iteration. Functional model iteration में क्या क्या phases, क्या क्या steps हैं? Identify functional requirements, prototype. Identify functional prototype. Agree schedule. Create functional prototype. Review functional prototype. So यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं जहां पे हम फंक्शनल मॉडल को क्रिएट करते हैं.
फंक्शनल मॉडल मतलब एक ऐसा मॉडल दैट इज अ प्रोटोटाइप विच इज फंक्शनल, मतलब दैट इज actually a product, but that product is a subset of the entire product. जैसे आप लोगों ने प्रोटोटाइपिंग मॉडल में देखा था या एजाइल सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल में जो रहता है, एजाइल मॉडल में कि कुछ फंक्शनैलिटीज दी जाती हैं, फिर एक प्रोटोटाइप बनता है, इंक्रीमेंट बनता है, फिर कुछ और फंक्शनैलिटीज दी जाती हैं, फिर इनके इंक्रीमेंट बनता है। तो जितने बार प्रोटोटाइप बनता है एक फुल्ली फंक्शनल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट मतलब ही यही है कि आप उसको जो है एक सबसेट ऑफ फंक्शंस देते हैं और एक प्रोडक्ट को कंप्लीटली बनाते हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई which kind of functions will be provided in the prototype, to identify functional prototype. सेकंड है एग्री शेड्यूल, दैट इज शेड्यूल जो है, जो फिजिबिलिटी स्टडी के हिसाब से हमको पता लगा था कि ये शेड्यूल फॉलो करने से हमको फिजिबल होगा, दैट इज द टाइम टेबल, the time limit in which we have to develop this prototype. If it is uh, according to the schedule, then we move on to create the functional prototype. थर्ड स्टेप है create the functional prototype. ये कोडिंग फेज है, ठीक, इसमें कोडिंग कर रहे हैं हम। कोडिंग करने के बाद फिर रिव्यू करते हैं फंक्शनल प्रोटोटाइप को, फोर्थ स्टेप, कि वेदर द फंक्शनल प्रोटोटाइप इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो आइडेंटिफाई फंक्शनल प्रोटोटाइप में हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लेते हैं। रिव्यू में हम टेस्ट करते हैं कि वो जो आइडेंटिफिकेशन हमने किया था फंक्शनल प्रोटोटाइप का, वो जो है करेक्ट बना है कि नहीं बना। अगर प्रोटोटाइप करेक्ट नहीं बना तो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग यूज करते हैं। इससे मतलब वी थ्रो अवे द प्रोटोटाइप एंड बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच एंड अगेन। तो ये इस पर्टिकुलर स्टेप को फिर से रिपीट कर देते हैं। तो प्रोटोटाइप बन के जब तैयार हो जाए, when we are satisfied with the prototype, then we move on to design and build iteration। ठीक, डिजाइन एंड बिल्ड इटरेशन का मतलब क्या होगा, अब ये प्रोटोटाइप को हमको एक्सेप्ट करना है। ठीक, सो क्या क्या स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाई डिजाइन प्रोटोटाइप, यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिजाइन प्रोटोटाइप। अभी जो आइडिया था, जिस आइडिया के बेसिस पे प्रोटोटाइप बनना है, उसका डिजाइन को हम लोग जो है देखते हैं। एग्री शेड्यूल, अगेन यहाँ पे भी वही चीज देखा जाता है, प्लानिंग के हिसाब से हम चल रहे हैं कि नहीं, हमारे पास वो सब चीजें रिसोर्सेज है कि नहीं, प्लानिंग के हिसाब से चलने के लिए इनफ है। तीसरा है क्रिएट द डिजाइन प्रोटोटाइप। ठीक, वी क्रिएट द डिजाइन प्रोटोटाइप, उसके बाद रिव्यू द डिजाइन प्रोटोटाइप। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल प्रोटोटाइप हम जो है डिजाइन क्रिएट कर देते हैं। अब इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ कोडिंग पार्ट पहले हो जाता है, उसके बाद फिर डिजाइन पार्ट तैयार होता है। ये डिजाइन क्या तैयार हो रहा है, इट इज डिजाइनिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। प्रोटोटाइप क्या होता है, एक सब प्रोडक्ट है, पूरे प्रोडक्ट एक छोटा पार्ट है, और जब हम डिजाइन करना शुरू करते हैं, इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिजाइन फॉर द एंटायर प्रोडक्ट। तो क्रिएट डिजाइन, रिव्यू डिजाइन करने के बाद जब भी हमको पता लग जाता है कि हमारा जो प्रोटोटाइप हमने बनाया था उसका डिजाइन और कस्टमर का जो इन्वॉल्वमेंट है, इसमें देखिए हर एक स्टेप में कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रहता है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हर एक स्टेप में कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो जैसे ही कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा प्रोटोटाइप एक्सेप्ट हो जाता है, देन वी क्रिएट द एक्चुअल सिस्टम। पूरा सिस्टम बिल्ड हो जाता है। सिस्टम बिल्ड होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हम आते हैं, जहां पे यूजर अप्रूवल्स रहते हैं। यूजर अप्रूवल्स इन द सेंस दैट द यूजर हैज टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट। हर एक स्टेप में एक्सेप्ट करते हुए आ रहा है यूजर। यूजर अप्रूव करेगा, गाइडलाइंस उसको हम प्रोवाइड करेंगे हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। यूजर को ट्रेनिंग मिलेगा। वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्रोडक्ट इन द यूजर्स साइट, and then we have to review the business whether our product is giving good business or not, whether the product is actually satisfying the customer needs, the business needs of the customer or not। तो ये पूरा जो एक्टिविटीज है, सेट ऑफ एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, पूरा पूरा स्टडी, फंक्शनल मॉडल इटरेशन, डिजाइन बिल्ड इटरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये पूरा का पूरा एक्टिविटी जो है वो रिपीटेबल है। ये इटरेटिव इन नेचर होता है, किसी भी जगह से इटरेशन जो है हम लोग रिपीट कर सकते हैं अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो। सो डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल में ये सभी स्टेप्स हैं। होपफुली एक आइडिया आपको लगा हो। जो मैं आपको कहते जा रहा हूँ प्लीज नोट करते जाएं। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ जो है, दैट इज स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल भी इटरेटिव मॉडल है। इसमें भी इंक्रीमेंट्स में रिलीजेस किए जाते हैं। तो इट इज फाउंड दैट व्हेन वी आर यूजिंग इंक्रीमेंटल रिलीजेस,
the product is more robust and product is more according to the needs of the customer. तो कस्टमर नीड्स को ज्यादा सेटिस्फाई हम कर सकते हैं अगर इंक्रीमेंटल वे में प्रोडक्शन किया जाए. तो स्पाइरल मॉडल इज अगेन an iterative policy is used in spiral model, and it also implements incremental methodology, where at every iteration the product gets refined, more and more refined. तो पहले जैसे मैंने कहा था कि पहले इटरेशन में आपका 10 फंक्शंस हैं, दूसरे इटरेशन में 20 फंक्शंस आ गए और 10 फंक्शंस ऐड कर दिया, तीसरे इटरेशन में आप जो है 40 फंक्शन आ गए, चौथे इटरेशन में 40, पांचवें इटरेशन में 50 फंक्शन आ गए. ऐसे कर करके इंक्रीमेंटल जो है रिलीजेस किए जाते हैं. सो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम है वो पूरे के पूरे स्पाइरल मॉडल में एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है. ठीक. सो अब जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो फेजेस हैं वो मॉडल, जो स्पाइरल मॉडल के थ्रू जितने बार आप जाएंगे उतने बार आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एक फेज को पार करके निकल जाते हैं और द प्रोडक्ट बिकम्स अ मोर कंफर्म काइंड ऑफ ए प्रोटोटाइप. अगेन यहाँ पे भी प्रोटोटाइप का ये आइडिया आता है कि एक कंफर्म वे में प्रोटोटाइप क्रिएट होता है. ठीक. सो ये दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये स्पाइरल मॉडल. इसमें क्या होता है कि जब मेन जो बोलना चाहिए जो अट्रैक्टिव फीचर है और जो प्रोमिनेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल इज द कंट्रोल रिस्क फैक्टर्स, कंट्रोलिंग ऑफ रिस्क फैक्टर्स. हर इटरेशन पे, इन एवरी इटरेशन द रिस्क एनालाइज्ड एंड रिस्क फैक्टर्स आर एनालाइज्ड. if the risk is beyond manageable proportions, then the development of that particular system is stopped at that particular moment. रिस्क इन द सेंस बिजनेस रिस्क है, जो है उसका जो कॉस्ट है वो एक रिस्क है, उसका जो हमको जो मैन पावर लग रहा है वो एक रिस्क है, उसमें जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लग रहा है वो एक रिस्क है. अगर रिस्क मैनेजेबल है तो ही हम आगे इटरेशन बढ़ाते हैं, नहीं तो वहीं पे इटरेशन को रोक दिया जाता है. तो इसमें वी कैन कंट्रोल द रिस्क वेरी इफेक्टिवली एंड इट इज मेंट फॉर लार्ज एंड वेरी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स. इसके पहले हम लोगों ने देखा वो मीडियम साइज एंड स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा था. ये जो मॉडल है वो लार्ज एंड वेरी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है. सो होपफुली ये आपको दिख रहा होगा दिस पर्टिकुलर डायग्राम. इसमें जो शुरुआत होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम कस्टमर कम्युनिकेशन. द फर्स्ट स्टेप इज कस्टमर कम्युनिकेशन. देखिए यहाँ पे कस्टमर कम्युनिकेशन लिखा हुआ है. सो हियर व्हाट वी डू, वी सिट विद द कस्टमर, we analyze, the expert teams sit with the customer, do an interview with the customer, they understand what the customer needs and they convert the customer requirements into technical requirements and accordingly they create a plan. अब ये customer requirements जो मिला था तो customer requirements का document है वो technical requirements में convert करके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करके या सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करके उसको प्लानिंग फेज में दे दिया जाता है. तो यहाँ पे प्लानिंग फेज शुरू होगा. प्लानिंग फेज में द अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स गिवन द प्लानिंग ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट इज डन एंड अकॉर्डिंगली कितने फेजेस में डेवलपमेंट होगा उसका भी प्लानिंग किया जाता है. कितने फंक्शनैलिटीज आप एक एक इटरेशन में प्रोवाइड करेंगे उसका भी प्लानिंग की जाती है. मैन पावर प्लानिंग की जाती है, कॉस्ट प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल, बहुत सारी टाइम प्लानिंग, कॉस्ट प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, many kinds of things are done so that there is a clear view, clear picture कि फ्यूचर में हमको क्या करना है. So planning is actually visioning the future, envisioning the future. Then after the planning phase is complete, the planning document is provided to the next group which performs risk analysis. Risk analysis again is a very important task. यहाँ पे ये बहुत important prominent इसका step है. Risk analysis में we analyze about the potential risks that might be encountered during the production process. Potential risk को identify करते हैं risk analysis में और risk mitigation plan, risk analysis पहले किया जाता है फिर risk mitigation plan तैयार किया जाता है. Risk mitigation plan is nothing but the steps to be followed to mitigate the risk. Mitigate the risk मतलब to solve the risk condition.
तो पहले से ही हम सोच लेते हैं जो भी नोन रिस्क्स हैं, उन नोन रिस्क का लिस्ट बनाया जाता है और उनके हिसाब से रिस्क मिटिगेशन प्लान्स तैयार किए जाते हैं। प्लान ए, प्लान बी तैयार करते हैं। अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी को अडॉप्ट करेंगे। और अगर रिस्क आउट ऑफ कंट्रोल होता है, नाउ द मेन थिंग इज दैट इफ द रिस्क गोज आउट ऑफ कंट्रोल देन द प्रोडक्शन हैज टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। क्योंकि रिस्क अगर बढ़ा हुआ है, प्रोडक्शन करते रहेंगे तो कंपनी को लॉस होने लगेगा। सो यहाँ पे रिस्क कंट्रोल करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को। इफ द रिस्क इज हाई, कैनॉट बी मैनेज्ड, इट इज नॉट मैनेजेबल, इफ इट इज एनालाइज्ड दैट द रिस्क करंट रिस्क्स आर नॉट मैनेजेबल, देन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्टॉप्ड। अगर रिस्क मैनेजेबल है तो प्रोडक्शन प्रोसेस गोज ऑन फर्दर। नेक्स्ट जो फेज आता है रिस्क एनालिसिस के बाद, इंजीनियरिंग फेज आएगा। इंजीनियरिंग फेज इज नथिंग बट द डिजाइन फेज, where we design the product according to the need of the customer, according to the planning given. We create the designs. We also create the designs for coding. We also create the designs for testing. Test case designs भी यहीं पे तैयार होते हैं and production related designs भी यहीं पे तैयार होते हैं. The designs are created using UML diagrams, using pseudocode, using algorithms, using flowcharts and various things that we have seen earlier. So ये सभी चीजें यूज करके इंजीनियरिंग फेज को कंप्लीट किया जाता है। आफ्टर द इंजीनियरिंग फेज इज कंप्लीटेड, इट गोज टू कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज। कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज इज नथिंग बट द कोडिंग फेज, वेयर द प्लान्ड डिजाइंस आर इम्प्लीमेंटेड। इंजीनियरिंग फेज में जो भी प्लान्स क्रिएट किए गए थे, उन प्लान्स को कंस्ट्रक्शन और रिलीज में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त क्या होता है, अ प्रोटोटाइप गेट्स क्रिएटेड। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, प्रोटोटाइप क्रिएट होता है। जब वो प्रोटोटाइप क्रिएट हो जाता है, उसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केस सिनेरियोज, टेस्ट केस डिजाइंस। द प्रोटोटाइप इज टेस्टेड एंड द फर्स्ट फेज और फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोटोटाइप इज रिलीज्ड। दैट प्रोटोटाइप इज गिवन टू द कस्टमर फॉर इवैल्यूएशन। देखिए नेक्स्ट फेज आ जाएगा कस्टमर इवैल्यूएशन। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कस्टमर इवैल्यूएशन लिखा है। सो दिस फेज इज एक्चुअली द कस्टमर इज इवैल्यूएटिंग द प्रोटोटाइप। इफ द कस्टमर फाइंड्स एनी प्रॉब्लम्स, इट विल द कस्टमर हैज टू इन्फॉर्म यू फ्रॉम द थ्रू कस्टमर कम्युनिकेशन। देखिए वापस हम लोग कस्टमर कम्युनिकेशन में आ गए। कस्टमर कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, वॉट एवर द कस्टमर इज इवैल्यूएटेड, द कस्टमर विल कम्युनिकेट and accordingly we will plan, again do the risk analysis whether the project should go on, whether we include the changes or not into the prototype. Then if it is approved, then again design will be created, then again coding and testing will be done, then again the second phase of the prototype or second version of the prototype will be created, and again it will be given to the customer for evaluation. Customer will again evaluate it, test ride करेगा, and the customer alpha beta testing, यानी beta testing होता है, so the customer will perform all the possible tests that a customer possibly can, and it will the customer will give you a review. The customer communication again starts, again planning. So ये जो है पूरा स्पायरल में चलता रहता है, इटरेटिव चलता ही रहेगा टिल रिस्क एनालिसिस में जो है वी आइडेंटिफाई दैट इसके बाद प्रोडक्शन करना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो यहीं पे आपका प्रोडक्शन खत्म होता है। इससे मतलब जो प्रोटोटाइप आपका लास्ट में बना था, दैट प्रोटोटाइप विल बी द फाइनल प्रोडक्ट गिवन टू द कस्टमर। सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोडक्शन गोज ऑन। ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सूटेबल है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है, रिस्क एनालिसिस भी हो जाता है, और लार्ज प्रोजेक्ट्स भी बनते जाते हैं, थोड़ा जल्दी बनते हैं, बिकॉज प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ फास्ट डेवलपमेंट भी होता है। और कस्टमर को क्योंकि प्रोटोटाइप मिलता रहता है, फंक्शनल प्रोटोटाइप्स मिलते हैं, तो द कस्टमर इज वेरी वेरी सेटिस्फाइड। इसमें प्रोजेक्ट सक्सेस होने के रेशियोज बहुत हाई रहते हैं। तो स्पाइरल मॉडल इज अगेन वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंटली यूज, पॉपुलरली यूज्ड मेथोडोलॉजीज फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है सेवेंथ, स्क्रम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। दिस इज द लास्ट मेथोडोलॉजी जो हम लोग अभी लिस्ट देखे थे, 7 पॉइंट्स का लिस्ट देखे थे, उसमें से लास्ट मेथोडोलॉजी है।
सो स्क्रम डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? स्क्रम डेवलपमेंट एक वर्ड है, स्क्रम करके एक डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जरूर है, एक वर्ड है सिर्फ, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली। आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे स्क्रम का कोई खास मीनिंग आपको दिखेगा नहीं, इसको ऐसा नाम दिया गया है। सो मेन आइडिया इज एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस है ये। एजाइल डेवलपमेंट का प्रोसेस का क्या मतलब है? हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था। एजाइल डेवलपमेंट का मतलब है इंक्रीमेंटल अप्रोच में डेवलपमेंट करना प्लस क्विक डेवलपमेंट। देखिए एजाइल डेवलपमेंट का एक बहुत प्रोमिनेंट जो फीचर होता है वो फास्ट डेवलपमेंट है, वेरी वेरी क्विक डेवलपमेंट। तो स्क्रम डेवलपमेंट जो है, मेथोडोलॉजी जो है, it is based on agile development process. Then, and the main intention of using the agile development process is to create the products in a very fast pace and to create very quick results. यदि prototypes जो है बहुत जल्दी जल्दी बनने चाहिए। So Scrum development उसी के basis पे चलता है, but it is not exactly that. It is different from that, but it uses that approach. Agile development approach को ये use करता है, ठीक? So इसमें जो टीम होता है बहुत ही स्पेशल टीम बनाया जाता है। स्क्रम डेवलपमेंट टीम जो होता है, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ए टीम, एक्सपर्ट टीम होता है ये। स्क्रम डेवलपमेंट टीम जब बनता है, दे आर नॉट बिल्ट बाय इंक्लूडिंग न्यूबीज। न्यूबीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, जो ऑलरेडी ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काफी सालों से काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है, उन्हीं को ही इस टीम में इन्वॉल्व किया जाता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि स्क्रम टीम जो रहेगा, दैट विल बी अ वेरी एक्सपर्ट टीम। स्क्रम टीम जो है वो एक्सपर्ट टीम रहेगा। नाउ देयर आर 3 मेजर रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए स्क्रम डेवलपमेंट मॉडल। सबसे पहला जो एंटिटी बनता है वो है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर जो है, इट इज ए काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर काइंड ऑफ ए पर्सन। स्क्रम मास्टर जो है बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, उस प्रोडक्ट का उसको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने का खूब एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, कई सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो स्क्रम मास्टर कैन सेट अप द मास्टर टीम। दिस मास्टर टीम इज एक्चुअली द स्क्रम टीम। मास्टर टीम सेटअप करेगा, अरेंज मीटिंग्स, ये जो है मैनेजर है, सो मीटिंग अरेंज करेंगे, इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रम मास्टर टू अरेंज द मीटिंग्स एंड रिमूव ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम द प्रोसेसेस। वो ऑब्स्टिकल्स कहाँ से रिमूव करेगा? प्रोसेस, जो प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं, अगर वो सालों से वो प्रोसेसेस पे काम कर चुका है, तभी तो उसको आइडिया रहेगा कि ऑब्स्टिकल्स को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसा चीज है जो आप पैसा दे के भी खरीद नहीं सकते। ये ऐसा चीज है जो समय के साथ ही मिलता है। So, a person who is experienced in a particular kind of thing can only give you new ideas on how to remove obstacles when you face when following a particular activity. तो स्क्रम मास्टर क्या करता है? उसका मेन काम होता है टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स इन द प्रोसेसेस विच आर फॉलोड, which help the scrum master will help the master team and perform the meetings जो है रिव्यू मीटिंग्स होते हैं, कितना काम हुआ, कितना काम बचा हुआ है, कैसे काम को जल्दी किया जाए। मेन चीज फोकस इसमें यही रहता है, हाउ टू परफॉर्म द एक्टिविटीज एज सून एज पॉसिबल, हाउ टू फिनिश द प्रोडक्ट विद इन क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स एंड विद इन फॉलोइंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विद इन स्पेसिफिक टाइम एंड रिसोर्सेस वेरी क्विकली। ठीक, तो ये स्क्रम मास्टर का काम रहता है, मतलब जैसे कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। सेकंड जो रोल होता है वो है प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर जो है वो स्क्रम मास्टर का फ्रेंड होना चाहिए। ठीक, फ्रेंड इन द सेंस कि उसको भी नॉलेज होना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ओनर वो होता है जो प्रोडक्ट के बारे में उसकी जानकारी बहुत इन डेप्थ होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ होती है, वो प्रोडक्ट ओनर कहलाता है। स्क्रम मास्टर को भी नॉलेज होता है, स्क्रम मास्टर को एक्चुअली प्रोसेसेस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को जो फॉलो किया जाता है, उसमें वो मास्टर होता है। प्रोडक्ट ओनर जो होता है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर बिल्डिंग अ बैंकिंग प्रोजेक्ट, so product owner will be someone who has say 5 to 10 years of experience in building only
बैंकिंग प्रोजेक्ट्स। तो प्रोडक्ट ओनर उस टाइप का ओनर होता है जो एक्सपीरियंस्ड होता है ऑन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ओनर मेक्स द प्रोडक्ट बैकलॉग। अब प्रोडक्ट ओनर क्या है, उसके उसके हाथ में, मतलब उसको क्या रहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब क्या हुआ, उस प्रोडक्ट में जो भी चीजें अब तक हुई नहीं है, जो शेड्यूल में थी। बैकलॉग का मतलब ही ये होता है एनीथिंग विच इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू द टाइम, इट इज नोन एज बैकलॉग। तो शेड्यूल के हिसाब से जो चीजें नहीं हुई हैं प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट का ओनर है ये, उसका वो हिसाब रखता है। It keeps the entire information related to the product backlog. Prioritizes the delay। देखिए, डिले को प्रायोरिटाइज करना मतलब किसको आप डिले कर सकते हैं, किसको आप डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैकलॉग्स है, इससे मतलब ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो उसको हमको क्या करना है, बैकलॉग को बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, जिससे कि प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो जाए। अभी प्रोडक्ट नहीं बन पाया क्योंकि बैकलॉग्स हैं उसमें। सो डिले को प्रायोरिटाइज करना कि इसको, इसमें जो है ना बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं। आप लोग जब आगे सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे तो उसमें पीआरटी करके एक टेक्निक होता है, सीपीएम करके एक टेक्निक होता है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, शेड्यूलिंग टेक्निक्स बोलते हैं। तो टू मैनेज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स या एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो उसमें जो है ये डिले मैनेजमेंट होता है। सो एंड ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनैलिटी ऑन ईच रिपीटिशन। हर रिपीटिशन पे, ये एक इटरेटिव अप्रोच है। देखिए, रिपीटिशन बोला है मतलब ये इटरेटिव अप्रोच है, इसीलिए रिपीटिशन कह रहे हैं। तो इटरेटिव अप्रोच में हर इटरेशन में कितनी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, कितने इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगे, कितनी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी एट ए पर्टिकुलर इटरेशन, वो जो है प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करता है। तो अभी तक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि प्रोडक्ट ओनर जो है वो पर्सन है जिसके पास प्रोडक्ट है, जो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज डिलेड। वो बैकलॉग हो चुका है, उसके अंदर की कुछ चीजें बैकलॉग हो चुकी है, मतलब वो बनी नहीं है, प्रोडक्ट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ सम बैकलॉग्स। स्क्रम टीम नेक्स्ट आता है। स्क्रम टीम, स्क्रम टीम का रोल क्या है, द स्क्रम टीम मैनेजेस इट्स वर्क एंड ऑर्गेनाइजेस द वर्क टू कंप्लीट द स्प्रिंट और साइकिल। अब यहाँ पे स्प्रिंट करके एक वर्ड यूज किया गया है। तो स्क्रम टीम का काम क्या रहता है कि दे आर द पीपल हु आर मोर ऑन प्रोडक्शन पार्ट, दे आर मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, मतलब कोडिंग टीम है कह सकते हैं। तो स्क्रम टीम कह सकते हैं एक तरीके का एक्सपर्ट कोडिंग टीम है। अगेन दे नीड टू बी एक्सपर्ट्स, ये न्यूबीज के लिए नहीं है, एक्सपर्ट टीम होना चाहिए। जो स्प्रिंट होता है, स्प्रिंट का मतलब क्या होता है, इसके इंग्लिश मीनिंग अगर आप देखेंगे, स्प्रिंट का मतलब होता है इट इज ए काइंड ऑफ ए रनिंग विच इज डन इन ए वेरी फास्ट मैनर। तो फास्ट रनिंग को हम स्प्रिंट कहते हैं। और स्प्रिंट स्प्रिंट जो रेस होता है उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे साइकिल्स में चलता है, मतलब एक लैप्स में कंप्लीट होता है। और एक आदमी कंप्लीट नहीं करता स्प्रिंट स्प्रिंट को, वो 3-4 लोग रहेंगे जो एक एक करके जो है रेस को कंप्लीट करते जाते हैं। ये वही है, इसी मेथोडोलॉजी को यहाँ पे भी यूज करते हैं कि एक एक जो है कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होते ही एक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड और एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी इज कंप्लीटेड। सो स्प्रिंट मतलब एक साइकिल है दैट हेल्प्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। जो बैकलॉग है उस बैकलॉग को कंप्लीट करने में एक स्प्रिंट यूज करते हैं। तो अगर मेरे पास 4 बैकलॉग है तो 4 स्प्रिंट्स यूज करेंगे हम लोग। अगर 10 बैकलॉग है तो 10 स्प्रिंट्स यूज करना पड़ेगा। तो स्क्रम टीम का काम क्या रहेगा, टू परफॉर्म द स्प्रिंट्स। स्प्रिंट क्या होगा, एट द स्टार्ट ऑफ ईच स्प्रिंट द टीम सिलेक्ट्स सम अमाउंट ऑफ वर्क, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क, डिपेंड्स अपॉन द बैकलॉग। बैकलॉग पे डिपेंड करता है कितना वर्क हमको करना है। फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग, देखिए यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग एंड कमिट्स टू द कंप्लीशन ऑफ द एट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बैकलॉग ड्यूरिंग द स्प्रिंट। तो स्प्रिंट जो होता है इट इज ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक। So a good thing about this methodology is its applicability to all active projects simultaneously. So ये जो स्क्रम डेवलपमेंट टीम है, अगर ये हमारे पास एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा डिलेड बैकलॉग्ड प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो ये बहुत ही कॉमनली यूज टेक्निक है, बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जो आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। because many companies are having hundreds of active projects, जो large companies हैं, they are having hundreds of active projects at a time running, and
there may be many projects which are backlog, which are in their backlogs because कभी जो है जो अपना कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है, कभी जो है टाइम ज़्यादा लग गया तो उसके कारण जो है रिसोर्सेज कम पड़ गए, तभी भी बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। कभी जो है जो जो वर्किंग टीम है, मेंबर्स हैं, वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज, तो वहाँ पे भी वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है बैकलॉग में चला जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और ये वेरी बर्निंग प्रॉब्लम है जो कंपनीज फेस करते हैं। So they use Scrum development to solve these kind of backlogs that are there in the active projects. और वो simultaneously किया जा सकता है अगर हमारे पास teams हैं, मैन पावर इनफ है। So it is suitable for those development projects that are constantly due to the changing requirements. क्योंकि रिक्वायरमेंट जैसे ही चेंज हो जाएगा नेचुरली उसके जो काम करने के तरीके चेंज हो जाएंगे और उसका शेड्यूल चेंज हो जाएगा, नेचुरली बैकलॉग आ जाएगा। सो दैट हैपेंस, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है जिसको फेस करना ही पड़ता है। और स्क्रम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी इसलिए बहुत ही पॉपुलर मेथोडोलॉजी है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। So this is the diagram of Scrum development model. तो यहाँ पे स्क्रम प्रोसेस बोलते हैं इसको एक्चुअली हम लोग। सो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग लिखा हुआ है। प्रोडक्ट बैकलॉग इज नथिंग बट द मॉड्यूल्स विच आर नॉट बीइंग डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। मतलब अभी जो है वो मॉड्यूल्स बन जाने चाहिए थे लेकिन बने नहीं, और जो हमको प्रोडक्ट के कुछ पार्ट्स हैं उसको बन जाने चाहिए तो बने नहीं। मेन चीज है जो चीज बन जाना चाहिए था वो बना नहीं, दैट बिकम्स अ बैकलॉग। सो दे से फॉर एग्जांपल दीज आर द बैकलॉग्स। उसमें से पहला बैकलॉग को उठाया जाएगा, या अगर एक टीम है, दिस इज वन टीम विच इज वर्किंग, ऐसे बहुत सारी टीम्स वर्क कर सकते हैं। So when one team is working, then it will adopt one backlog. It will take one backlog, sprint backlog में उसको डालेंगे। sprint backlog में डालने के बाद फिर sprint प्रोसेस शुरू होगा, मतलब एनालिसिस करके फिर उसका जो है प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। 2 से 4 2 to 4 weeks, विद इन 2 to 4 weeks द प्रोडक्ट हैज टू बी डेवलप्ड, एंड विद इन एवरी 24 hours। देखिए यहाँ पे 2 to 4 weeks में प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन इन एवरी 24 hours डेली स्क्रम मीटिंग होगा। ये स्क्रम मास्टर जो है वो करेगा, स्क्रम मीटिंग कंडक्ट करेगा। ये पूरा जो प्रोडक्ट बैकलॉग आप देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट ओनर है उसके पास रहेगा ये, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा। स्प्रिंट बैकलॉग जो स्प्रिंट टीम है उसको दिया जाएगा। द स्क्रम मास्टर विल परफॉर्म द मीटिंग्स एंड क्लोजली ऑब्जर्व द प्रोडक्शन प्रोसेस। स्प्रिंट कंप्लीट होते होते एक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाना चाहिए, मतलब ये बैकलॉग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब द इटरेशन विल बी कंप्लीटेड। जो भी इसके जो भी एलिकुनास थे, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो जाएंगे और ये फंक्शनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो उसका मॉड्यूल है वो फंक्शनल बनेगा, मतलब एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल बन जाएगा टू बी एडेड इन द प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट। सो मॉड्यूल तैयार हो जाएगा, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट बन जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी इंक्रीमेंटेड। उसका एक इंक्रीमेंट वर्जन दिया जाएगा, द प्रोडक्ट नाउ हैज अ वर्जन नाउ, दैट प्रोडक्ट इज इम्प्रूव्ड। सो ऐसे करते करते जितने भी बैकलॉग्स हैं उनको खत्म किया जाता है। एंड दिस एंटायर प्रोसेस आप जो देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं, इट इज परफॉर्म बाय द स्क्रम टीम। ये एक टीम कर रहा है। ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ टीम्स कैन बी देयर, और पैरेलली उन लोग प्रोडक्ट बैकलॉग्स को खत्म करते जाते हैं और प्रोडक्ट को डिलीवरेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते जाते हैं, मतलब एक्चुअली वर्किंग प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू करते हैं। सो दे आर एक्सपर्ट टीम्स विच डू दिस काइंड ऑफ ए एक्टिविटी। सो जस्ट टू रिव्यू वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ, मैं शुरुआत से आपको बता देता हूँ that we had seen from the last class. We were seeing about the programming methodologies or the project development methodologies. We had seen about the waterfall model, which is linear sequential model, और ये जो है it is a model which is meant for converting manual systems to automated systems where the requirements are fixed, cannot be changed. In prototyping methodology, मतलब सेकंड से लेकर 7 तक जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट में, इसमें सभी में रिक्वायरमेंट्स चेंजेस को अडॉप्ट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूजेस एन इटरेटिव अप्रोच एंड द प्रोटोटाइप्स आर बीइंग गिवन टू द कस्टमर फॉर इवैल्यूएशन एंड मोर गुड एक्यूरेट और क्वालिटी वाइज बेटर प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड। लेकिन यहाँ पे जो है स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए वो ठीक होता है, लार्ज स्केल के लिए ठीक नहीं होता। Agile software development model is good for medium scale projects. तो जो है इसमें क्या होता है कि अगेन इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करते हैं एंड द प्रोडक्ट डेवलप्स इन एन इंक्रीमेंटल वे।
रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी हम तब यूज करेंगे जब व्हेन वी want a very large project or very time taking project to be completed within a very short span of time. And then यहाँ पे एक जरूरी चीज क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसको रैड मॉडल बोलते हैं, इसमें हमको जो है वी नीड अ टीम, ह्यूज नंबर ऑफ टीम्स एक्चुअली, सो दैट दे कैन वर्क इन पैरेलल. सो यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए रहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड other resources also, especially hardware and software resources. Then comes fifth, dynamic system development model, where the production is done in an incremental way, iterative way, and here the customer feedback is very very necessary, and accordingly the production is being done. ये large projects के लिए भी अच्छा रहता है. Spiral model, it is meant for large projects, and it is also using an iterative policy, where the risk analysis part is very very necessary, very very prominent, and the project risks is controlled, because large projects में क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगे. तो ये रिस्क कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स. और सेवेंथ जो है अभी देखें ना आप, अन्य वी हैड सीन स्क्रम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, वेयर द बैकलॉग्स, ये मेन इंटेंशन क्या होता है, बैकलॉग्स इन द प्रोजेक्ट्स आर कवर्ड अप, आर डेवलप्ड सो दैट द प्रोडक्ट गेट्स डिलीवर्ड एज सुन एज पॉसिबल. ठीक, सो बैकलॉग से मतलब कुछ ऐसे मॉड्यूल्स जो प्रोडक्ट में रह गए हों, शेड्यूल से पिछड़ गए हों, या उनमें कुछ गड़बड़ी आ गई वो हो नहीं पा रहा प्रोडक्शन में और प्रोडक्ट बन नहीं पा रहा, तो उन मॉड्यूल्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके तैयार की जाती है. So hopefully you have understood these points. किसी को कोई अगर डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें.